WWE की गलतियां अक्सर बहुत मजेदार होती हैं। मेरा मतलब है एक लंबा चौड़ा आदमी जो पूरे रैंप पर दौड़ता हुआ आता है और एक छोटे से रैंप पर फिसल जाता है और रिंग के नीचे घुस जाता है। सिर्फ उसके पैर ही दिखाई देते हैं। मैं क्या बताऊं, ये अनप्लान्ड मूवमेंट इतना फनी था कि हॉलीवुड के दिग्गज भी इस जैसा क्रिएटिव मूवमेंट क्रिएट करने के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन कभी कभी शो के दौरान होने वाली गलतियां या एक्सीडेंट मजेदार नहीं होती हैं और ये परफॉर्म कर रहे लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। WWE स्टार्स हर बार अपनी जान हथेली पर रखकर रिंग में कदम रखते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास तब होता है जब रिंग में कोई बड़ी गलती या दुर्घटना हो जाती है। मैं हूं एडम पचीटी, कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं WWE की 10 सबसे डरावनी गलतियां। इसे घर पर करने की कोशिश न करें। नंबर 10, टर्निंग द टेबल्स ऑन स्पाइक डडली। यंग स्पाइक डडली साफ तौर से एक्सट्रीम पनिशमेंट लेने से अनजान नहीं थे और उन्होंने अपने आप को ECW में रहने के दौरान रिंग में ये सब करते हुए दिखाया। पॉल हेमन के प्रमोशन में अपना नाम बनाने की चाहत में स्पाइक ने हर तरह के पनिशमेंट सहे, फिर चाहे वो जलती हुई टेबल पर पटका जाना हो या भीड़ में इस उम्मीद से फेंका जाना कि फैंस तो पकड़ ही लेंगे। दर्द सहने की अपनी इस अद्भुत कला के चलते उन्हें WWE में मौका मिला और वहां भी उनके साथ ये जारी रहा। चलो ये तब तक ठीक है जब तक आपके साथ ऐसा करने वाला रेसलर अनुभवी हो, लेकिन डडली को मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो ला रेजिस्टेंस जैसे नौसिखियों के हाथों में पड़ गए। फ्रेंच रेसलर्स को ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि उन्हें स्पाइक को टॉप रोप के ऊपर से फ्लैप जैक देते हुए रिंग के बगल में एक टेबल पर फेंकना था। बदकिस्मती से टेबल अपनी जगह से हट गई थी और रेनी ड्यूप्री और सिल्वेन ग्रेनियर ने स्पाइक को सही से नहीं उठाया था, जिसकी वजह से स्पाइक अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए और उनके सिर और गर्दन का पिछला हिस्सा टेबल के किनारे से जा टकराया। शुक्र है कि वो घायल नहीं हुए, लेकिन सच तो ये है कि इसमें वे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो सकते थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वो बिना कंकशन के वहां से निकल पाए। नंबर 9, द पेडिग्री फ्रॉम हेल। WWE रेसलिंग में पेडिग्री एक खतरनाक फिनिशिंग मूव है, खासकर तब जब ट्रिपल एच घुटनों के बल बैठते समय अपने ओपोनेंट का हाथ नहीं छोड़ते। खतरनाक दिखने के बावजूद पेडिग्री मूव आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ ऐसे मौके भी रहे हैं जहां ये खतरनाक रूप से गलत हो गया। जैसे समर स्लैम 2000 के मेन इवेंट के दौरान ट्रिपल एच ने अनाउंस टेबल पर चढ़कर कर्ट एंगल पर पेडिग्री मूव को अंजाम देना चाहा, लेकिन टेबल उनके वजन की वजह से नीचे गिर गई, जिससे गोल्ड मेडलिस्ट एंगल को गंभीर चोट लगी। मई 1996 में WWE सुपरस्टार्स के दौरान बेचारे मार्टी गार्नर को बहुत बुरा कंकशन हो सकता था जब उनका इस मूव से सर अलग होने से बच गया। उस समय पेडिग्री के बारे में सभी को उतना पता नहीं था और मार्टी गार्नर, जिन्होंने पहले इंडीज में द हार्डी बॉयज के साथ रेसलिंग की थी, उन्होंने सोचा कि ट्रिपल एच एक डबल अंडरहुक सुप्लेक्स या पावर बॉम्ब को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऊंची छलांग लगाई और पलटने की कोशिश की, लेकिन सीधे सिर के बल जा गिरे। ऊपर वाले की कृपा से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई और उन्होंने तो साल के अंत तक फिर से WWE में रेसलिंग करना शुरू कर दिया था। नंबर 8, हियर कम्स द पेन। हार्डकोर बॉब हॉली हार्ड हिट्स देने से नहीं डरते थे, खासकर नए रेसलर को, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि बदले में हार्ड हिट्स झेलने भी पड़ेंगे। लेकिन वे कई अन्य रेसलर की तुलना में ज्यादा इंजरीज को सहन कर लेते थे, जैसे कर्ट एंगल की गलती से मूनसॉल्ट देते समय उनका हाथ टूट जाना या फिर रॉब वैन डैम के साथ टेबल से गिरने पर उनकी पीठ का बुरी तरह से कट जाना। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, लेकिन बॉब हॉली को सबसे गंभीर चोट थी उनकी टूटी हुई गर्दन, जो उन्हें यंग ब्रॉक लेसनर के साथ मैच के दौरान उनके भारी भरकम हाथों से लगी थी। 12 सितंबर 2002 के स्मैकडाउन में दोनों सिंगल मैच में लड़ रहे थे और तभी कुछ गड़बड़ हो गई। लेसनर, जो अपनी अजीबोगरीब ताकत के लिए जाने जाते थे, वो पावर बॉम्ब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एलाबामा स्लैमर को सही से उठा नहीं पाए और आखिरकार उन्हें सिर और गर्दन के बल पटक दिया। अच्छी बात ये थी कि हॉली चल पा रहे थे और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इसके बाद भी उन्होंने मैच पूरा कंप्लीट किया। बुरी खबर ये थी कि उनकी गर्दन टूट गई थी, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी और रेसलिंग से 1 साल दूर रहना पड़ा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ब्रॉक ने जानबूझकर बॉब को चोट पहुंचाई है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक गलती थी। ब्रॉक उस दिन बीमार महसूस कर रहे थे और पूरे कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। नंबर 7, कैंडिस केओ। कैंडिस मिशेल को उनकी कड़ी मेहनत के लिए श्रेय मिलना चाहिए, जो उन्होंने रिंग के अंदर अपने स्किल्स में सुधार करने के लिए की। इससे पहले गो डैडी गर्ल को सिर्फ एक आई कैंडी की तरह ही यूज किया जाता था, लेकिन कड़ी मेहनत के चलते वो एक अच्छी रेसलर बन गई। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब वो विमेंस चैंपियन बनी और मेलेना, मिकी जेम्स और बेथ फिनिक्स जैसे जबरदस्त ओपोनेंट्स के साथ मैचों में अपनी पकड़ बनाई। रॉ के 22 अक्टूबर 2007 के एपिसोड में
2 आउट ऑफ 3 फॉल्स विमेंस टाइटल मैच में बेथ के साथ रेसलिंग करते समय कैंडिस का करियर लगभग एकदम अचानक से खत्म ही होने वाला था। टॉप रोप पर चढ़ने के दौरान मिशेल का संतुलन बिगड़ गया। जब बेथ ने रस्सियों को अनकंट्रोल तरीके से हिलाया तो कैंडिस नीचे गिर गईं और उनका चेहरा और सिर मैट से जा टकराया और तेज आवाज आई। ये तभी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है और फिनिक्स ने जीतने के लिए मिशेल को पिन किया और रेफरी ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि वो किक आउट ना करें और इस तरह फिनिक्स मैच जीत गईं और उनका टाइटल बरकरार रहा। WWE के मेडिकल स्टाफ ने कैंडिस की जांच की और उन्हें स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया। बाद में पता चला कि इस इंसिडेंट में कैंडिस मिशेल की क्लेविकल टूट गई थी और उन्हें कई महीनों तक रेसलिंग से दूर रहना पड़ा। नंबर 6, बिग ई's बिग ब्रेक। मैं तो बिग ई का दीवाना हूँ। उनकी क्यूट स्माइल, लाजवाब डांस मूव्स और शाइन करते जबरदस्त मसल सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मौका मिले तो मैं उनसे चिपक ही जाऊं और छोड़ूं ही ना और वो मेरे कानों में पावर ऑफ पॉजिटिविटी के बारे में बोले और मैं आराम से सो जाऊं। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। सही है ना? खैर, जो सही नहीं था वो था स्मैकडाउन के 11 मार्च 2022 के एपिसोड में रिच हॉलैंड से रिंग के बाहर बेली टू बेली सुप्लेक्स लेते समय बिग ई की गर्दन में चोट लग जाना। इतने भारी भरकम शरीर वाले रेसलर का इस तरह फ्लोर पर गिरना सही नहीं था। इसलिए जैसे ही वो नीचे टकराए सभी की सांसें अटक गईं कि कहीं उन्हें कोई गहरी चोट ना लगी हो। इसमें पूर्व WWE चैंपियन बहुत लकी निकले कि उनकी सिर्फ गर्दन ही टूटी थी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि स्ट्रोक, पैरालिसिस या जान तक जा सकती थी। वो अभी भी ठीक हो रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे और उनके मन में हॉलैंड के लिए कोई गुस्सा नहीं है। बिग ई ने अपनी चोट और अन्य मुसीबतों का सामना डट कर किया और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया। नंबर 5, ऑलमोस्ट किलिंग द डेड मैन। जब WWE ने 2019 में सुपर शोडाउन में अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच अनाउंस किया तो शुरुआती भावना ये थी कि या तो ये एक ध्यान खींचने वाला एपिक मैच होगा या एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर। एटीट्यूड एरा ड्रीम मैच के शुरुआती क्षण काफी बेहतरीन थे और सब कुछ बड़ा रोमांचक लग रहा था, लेकिन अचानक ही गोल्डबर्ग ने रिंग पोस्ट में अपना गंजा सिर दे मारा और इसके बाद ही अंडरटेकर ने उन्हें टूमस्टोन पाइल ड्राइवर मारा, जिसके ठीक से ना होने के कारण उनका गंजा सर गंदी तरह से मैट पर लगा। गोल्डबर्ग को चोट लगने के बाद मैच एकदम बर्बाद हो गया, जिससे ये अंडरटेकर के करियर के सबसे डरावने क्षणों में से एक में तब्दील हो गया, जब गोल्डबर्ग द्वारा जैक हैमर का प्रयास ब्रेन बस्टर में बदल गया। दी अंडरटेकर ने ऐसे सिचुएशंस का कई बार सामना किया है, जैसे कि रेसलमेनिया 25 में एक डाइव के दौरान उन्होंने लगभग खुद को घायल कर लिया था, जब कैमरामैन सिम स्नूकर उन्हें पकड़ नहीं पाए थे, और करीब 1 साल बाद पे पर व्यू इवेंट में उनकी एंट्री के दौरान आग लग जाना। हालांकि गोल्डबर्ग के साथ मैच के दौरान की घटना इन इंसिडेंट से अलग थी और कुछ ज्यादा ही डरावनी भी। दर्द से जूझने के लिए जाने जाने वाले मार्क कैलेवे को भी स्वीकार करना पड़ा कि इस गड़बड़ी के बाद उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी, जो कि एक बड़े हादसे में बदलने से बस कुछ ही सेंटीमीटर से बच गया। नंबर 4, मैडकैप मेशैप। वापस सऊदी अरेबिया में एक और गर्दन तोड़ देने वाली गड़बड़ी हुई, जिसने लगभग मैडकैप मॉस के युवा कैरियर को खत्म ही कर दिया था। सस्पेंडर्स पहने मॉस अपने अब तक के सबसे बड़े सिंगल मैच अ फॉल्स काउंट एनीवेयर नो डीक्यू मैच में ड्रू मैकिंटायर का सामना कर रहे थे, जो कि एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी मॉस ने एक आसान से मूव को कुछ अजीब तरीके से लेने का फैसला लिया। ड्रू ने रिवर्स एलाबामा स्लैम मूव को अंजाम देने के लिए मॉस को ऊपर उठाया, जिसमें उन्हें चेहरे और पेट के बल गिरना था, लेकिन मैकिंटायर ने बताया कि मॉस पहले से प्रैक्टिस किए गए डायरेक्शन में घूमने के बजाय गलत डायरेक्शन में घुस गए और सीधा अपने सिर के बल जा गिरे। रिंग साइड पर मौजूद हैप्पी कॉर्बिन यह देखकर ही डर गए। उन्हें लगा कि उनके साथी सुपरस्टार की गर्दन टूट गई है या कम से कम कंकशन तो हुआ ही है। कॉर्बिन किसी तरह मैच को खत्म करने के लिए कॉन्टिजेंसी प्लान्स बना रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि मैडकैप मॉस या कहें कि मैड बास्टर्ड मॉस इसके बाद भी सही लगे रहे थे। भले ही वे अंदर से थोड़ा हिल गए हों, उनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं टूटा और कंकशन भी नहीं हुआ। साइंटिस्ट को ये पता लगाना चाहिए कि इस आदमी की गर्दन किस चीज से बनी है, ताकि हम इससे बैटरिंग रैम्स और दूसरे सामान बना सकें। नंबर 3, जोई मर्क्रीज आर्मेगेडन। किसी भी प्रोफेशनल रेसलिंग मैच में खतरे और जोखिम तो होते ही हैं, लेकिन जब उनमें किसी तरह का गिमिक ऐड किया जाता है तो खतरा और बढ़ जाता है। लैडर मैच, जो कि आए दिन होते ही रहते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग में सबसे खतरनाक टाइप के मैचेस में से एक है। लैडर मैच में मेटल की सीढ़ी के इर्द गिर्द चलते मैच के दौरान चोट लगने से बचने के लिए हुनर के साथ साथ लक भी बहुत जरूरी है। रेसलिंग में
लेटर मैचों को प्रेडिक्ट करना और कंट्रोल करना मुश्किल है और कई WWE स्टार्स इसका शिकार बने हैं। कई तो सीढ़ियों से गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल होने से बाल बाल बचे हैं। वैसे तो ज्यादातर समय रेसलर्स को हॉस्पिटल ले जाने की लोकल मेडिकल फैसिलिटी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आर्मेगेडन 2006 में जोई मर्करी इतने खुश नसीब नहीं थे। जेफ हार्डी के सी-सॉ स्पॉट के दौरान जोई मर्करी समय पर अपना हाथ नहीं उठा पाए और सीढ़ी का नुकीला कोना सीधे उनके चेहरे पर जा लगा, जिससे उनका काफी खून बहने लगा। जोई मर्करी का इतना खून बह रहा था कि उन्हें मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्हें तुरंत इलाज के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। जोई मर्करी की नाक और ऑर्बिटल बोन में काफी गहरी चोटें आईं और उनके चेहरे पर लगी चोट से बहते खून को बंद करने के लिए 30 से ज्यादा टाके लगाने पड़े। वो तो उनका लक अच्छा था कि उनकी आंखें सही सलामत थी। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर्स शूटिंग स्टार मैस। कर्ट एंगल रेसलमेनिया 19 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अपने WWE टाइटल को डिफेंड करने के लिए टूटी हुई गर्दन के बावजूद भी रिंग में गए, ये जानते हुए कि एक भी गलत मूव इसे उनके करियर का आखिरी मैच बना सकता है। ओलंपिक हीरो की टूटी हुई गर्दन की चिंता तो सभी को थी, लेकिन शायद ब्रॉक लेसनर उससे भी ज्यादा जोखिम लेने वाले थे, क्योंकि उन्हें हाई रिस्क वाला शूटिंग स्टार प्रेस परफॉर्म करने के लिए कहा गया था। लेसनर ने OVW में पहले भी कई बार इस मूव को अंजाम दिया था और रेसलमेनिया में इस मैच को यादगार बनाने के लिए उन्हें इस मूव को परफॉर्म करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसमें शामिल जोखिम के कारण लेसनर शुरू में तो इसे करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए। वैसे तो ब्रॉक लेसनर ने ट्रेनिंग के दौरान इस मूव को कई बार परफॉर्म किया था, लेकिन सबसे बड़े मंच रेसलमेनिया में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। थके हुए और पसीने से लथपथ ब्रॉक ने काफी उलझन की स्थिति में इस मूव को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट तक नहीं पहुंच पाए और उससे कुछ इंच पहले ही अपने चेहरे और गर्दन के बल जा गिरे। भगवान की दया से उनकी गर्दन तो नहीं टूटी, लेकिन इस मैसिव कंकशन की वजह से उन्हें मैच से बाहर जाना पड़ा और इस दौरान उनकी हालत ऐसी थी कि मानो उन्हें ये भी नहीं पता कि वे सिएटल के सफाको मैदान में हैं या वेबस्टर साउथ डकोटा के किसी डेयरी फार्म में। नंबर 1, द बायोनिक रेडनेक। 1997 की गर्मियों में स्टीव ऑस्टिन का कैरियर अपने चरम पर था। वो WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनने ही वाले थे। इसके पीछे उनके ब्लू कॉलर रेबल कैरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ था। पलक झपकते ही चीजें बदल गईं। समर स्लैम 1997 में ओवन हार्ट के गलत मूव के कारण उनके जांघों के बीच स्टीव ऑस्टिन के सिर के साथ साथ कैरियर भी क्रैश हो गया। दोनों के बीच ग्रज मैच शानदार तरीके से चल रहा था। मैच की शर्त ये थी कि अगर ऑस्टिन हारते हैं तो उन्हें रॉकेट के बैक साइड को किस करना होगा। मैच के दौरान हार्ट ने ऑस्टिन पर सिट आउट टूमस्टोन पाइल ड्राइवर को गलत तरीके से अंजाम दिया, जिससे ऑस्टिन को कुछ देर तक अपना लोअर बॉडी पार्ट फील ही नहीं हो रहा था। टेक्सास रैटल स्नेक का सिर कुछ इंच ज्यादा ही नीचे था, जिसकी वजह से जब ओवन ने मूव को अंजाम दिया तो वो खुद को बचा नहीं पाए। स्टीव ऑस्टिन डर गए और उन्हें लगा कि शायद वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फील होना शुरू हुआ और वो रेंगते हुए गए और रेसलिंग इतिहास के सबसे कमजोर रोल अप करके मैच जीत भी गए। वो ऐसा कैसे कर पाए ये तो मेरी समझ के परे है, क्योंकि उनकी गर्दन में गंभीर रूप से चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ सालों बाद एक मेजर फ्यूजन सर्जरी करवानी पड़ी और इसके कुछ सालों में उनके रेसलिंग करियर का अंत भी हो गया।